Recording in progress. हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में आपको होमवर्क एक तो असाइन किया था, वन क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6, और जिसका सॉल्यूशन आपके ऑलरेडी चैप्टर के एंड में मौजूद भी था। सॉल्यूशन मिल गया था सभी को? ठीक है। वैसे आंसर कितना आ रहा था क्वेश्चन नंबर 6? एग्जैक्ट आंसर आ रहा था 75। अच्छा बच्चे, एक लास्ट टू लास्ट क्लास का होमवर्क था जो कि मेरे माइंड से भी स्किप हो गया था। दैट वाज May 2024 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर टॉप। ठीक है, एक बारी किस किस बच्चे ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है अपने पास? क्या बात है, आपने अभी ज्वाइन किया था? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है जी, ओके। सो उस क्वेश्चन में इफ आई डिस्कस इट वेरी वेरी क्विकली, कहाँ गया वो क्वेश्चन? बच्चे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपके सामने स्क्रीन पर भी रख के देती हूँ ये। ओके, उस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? इट वाज सिमिलर टू जो बुक के दो क्वेश्चंस थे। उसमें हमारे पास सेल्स गिवन है फॉर द लास्ट ईयर, रुपी वैल्यू और पीवी रेशो। फिर कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय डायरेक्ट लेबर वाज 5 लाख। It included 60,000 hours attributable to training new recruits, out of which 40% of the hours were unproductive. So हमारे पास actual hours कितने थे जी? 5 लाख। 5 लाख में से फिर कितने unproductive हो गए? 24,000। तो हमारे पास actual working hours, productive hours 4,76,000 hours। ठीक है जी। अब कह रहे हैं ड्यू टू डिले 95,000 potential hours were also lost. And this potential hours are excluding unproductive training hours. ये क्लैरिफिकेशन है कि ये 24,000 hours को छोड़कर और 95,000 hours का नुकसान भी हुआ था। तो टोटल hours lost कितने हो गए बेटा जी? 1,19,000 hours। ठीक है जी, ये hours lost हो गए। अब कह रहे हैं 1500 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वर डिफेक्टिव, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन वाज 40 पर यूनिट। यहीं से मल्टीप्लाई करके रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आ रही है, कितनी आ गई? 60,000। एंड विद दिस रेक्टिफिकेशन कॉस्ट विल गो इनटू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट। अल्टीमेटली मेरा वर्किंग नोट सिर्फ एक बनना था, किस चीज का? कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट का। तो उसके लिए आपने बोलना था अगर हमारे पास ये सेल वैल्यू है फॉर प्रोडक्टिव आवर्स 4,76,000, तो आवर्स लॉस्ट 1,19,000 के लिए सेल वैल्यू लॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास? ये रुपी वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा? 5। चलो एक काम करो, ये जो सेल्स लॉस आई उसको पीवी रेशो से मल्टीप्लाई किया 15%, सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस का 8,13,13 यही। ठीक है, तो 8,13,000 कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट प्लस रेक्टिफिकेशन कॉस्ट 60,000 प्लस सेटलमेंट कॉस्ट प्लस रिक्रूटमेंट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडक्शन, सब मिलाकर आपका स्टेटमेंट में आ जाता 14,12,830। सभी के पास एक कॉमन आंसर आ रहा है।
ठीक है जी, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इन May 2024 अटेम्प्ट ऑन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3 के नंबर दिखाई दे रहे हैं बिकॉज इसका जैसा क्वेश्चन हमने 2 तो बुक में भी कर लिया, एंड ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन आपके पास आईसीआई के आरटीपीस में, मॉक टेस्ट पेपर वगैरह में घूमता रहता है। ठीक है, चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम हमने मेनली बात की थी हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव वेज रेट। जी, हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि इफेक्टिव वेज रेट के लिए आपको डिनोमिनेटर में डालना होता है इफेक्टिव लेबर आवर्स। नाउ ये इफेक्टिव लेबर आवर्स आते कैसे हैं? टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, नॉट जस्ट एनी आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम। और न्यूमरेटर में आप क्या रखते हो? ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। मतलब न्यूमरेटर में कहीं पर भी ओवर टाइम वेजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ओवर टाइम इज वेरी स्पेसिफिक, हर जॉब पे नहीं लगता है। बेसिकली ये इफेक्टिव वेज रेट पर आप निकाल रहे हो, लेटर से ये 60 पर आर आ रहा है, तो 60 पर आर का क्या मतलब है कि जहां जहां वर्कर जिस भी जॉब में काम करेगा वहां पर उसकी 60 पर आर के हिसाब से वेजेस वहां पर कॉस्ट शीट में जुड़ जाएंगी। अब वर्कर हर जॉब पे ओवर टाइम करेगा ऐसा तो जरूरी नहीं होता, इसलिए ओवर टाइम को इस कैलकुलेशन के बाहर रखा जाता है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको एलोकेट करते हैं, वो कहाँ जाते हैं ओवर टाइम, हमारा प्रोबेबली आज का ये टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट क्लास में फिर हमने बात की थी कि देखो यहीं से नॉर्मल आइडल टाइम की हमें ट्रीटमेंट समझ में आ गई है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि वाइल कैलकुलेटिंग इफेक्टिव आवर रेट, इसको डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हम कर देते हैं। कहने का मतलब इन घंटों की वैसे तो पेमेंट होती है, बट उसका कोई कॉस्ट माना नहीं जाता, वो कॉस्ट अपने आप में इफेक्टिव लेबर आवर्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है जी। बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट, मतलब एक हमारा एग्जांपल था जिसमें पेमेंट रेट वाज 19 पर आवर, बट हमने कॉस्टिंग रेट उसमें 20 पर आवर का माना था। ठीक हो गया जी। अब नॉर्मल आइडल टाइम की अब ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी ये बताओ। अब नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्टिंग पीएनएल में तो ठीक है, बट उसकी वैल्यूएशन पहले कैसे निकालोगे? हम बोलेंगे कि जो ये वैल्यूएशन है, यस, जो एक एक वर्किंग टाइम की एक वैल्यूएशन है, उसी के हिसाब से अब नॉर्मल आइडल टाइम की भी वैल्यूएशन आ जाएगी। जो गुड आवर्स की वैल्यूएशन है वही अब नॉर्मल आइडल आवर्स की वैल्यूएशन भी होगी। हमारे एग्जांपल में वो 20 पर आवर चल रहा था, तो 20 पर आवर के हिसाब से आपने एक कैलकुलेशन की, और उस कैलकुलेशन को, उस वैल्यू को कहां भेज दिया? कॉस्टिंग पीएनएल में। ठीक हो गया जी। ओके, अब नॉर्मल आइडल टाइम को लेकर आई थिंक हमारे पास एक दो क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 4। बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4। आज कोई ऐसा बच्चा जिनके पास बुक नहीं है, इशू ही नहीं हुई बुक अभी तक? आप पहली बार आए हैं क्लास में, आपका नाम बेटा? हाँ जी, सांची। सांची, ऐसा है अभी इनके साथ शेयर कर लीजिए आफ्टर द क्लास। एनीवे आफ्टर द क्लास आज आपको एफएम की बुक्स भी मिलेंगी, इकट्ठा में कॉस्ट की भी दे दूंगी। In a factory working 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate of 100 per day basic plus DA at the rate 120% of basic. He is allowed to take 30 minutes off during his hours shift for meals break and 10 minutes recess for rest. During a week, his card showed that his time was chargeable to job X, job Y and job Z के hours बता दिए. The time not booked was wasted while waiting for a job. In cost accounting, how would you allocate the wages of the workers for the week? बेटा जो रिक्वायरमेंट है, हाउ वुड यू एलोकेट दी वेजेस? एलोकेट दी वेजेस मतलब कहाँ कहाँ वेजेस बांटोगे, चार्ज करो। कहानी क्या कह रहे हैं कि एक हफ्ते में जिसमें 6 वर्किंग डेज हैं, पर डे वर्किंग आवर्स हैं 8, वर्कर को बेसिक सैलरी और दिया जाता है। मुझे फिलहाल यही दो कॉस्ट दिखाई दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। देयर इज नो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या कोई और बोनस वगैरह वगैरह। कह रहे हैं ही इज अलाउड टू टेक फ्यू मिनट्स ऑफ फॉर हिज मील्स ब्रेक एंड रेस्ट। तो ये क्या आइडेंटिफाई हो रहा है? ये 30 मिनट्स और 10 मिनट्स क्या है? ये नॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल आइडल टाइम है। तो हमें पता है कि जब हम इफेक्टिव वेज रेट पर आर निकालेंगे, हम इस ड्यूरेशन को 30 मिनट्स 10 मिनट्स को एलिमिनेटेड रखेंगे। दिस इज पर डे बाय द वे। फिर कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया 3 जॉब्स पर।
और हिंट भी मिल रहा है कि कुछ टाइम बुक ही नहीं हो पाया। बेसिकली जो इन्होंने लैंग्वेज यूज की है, ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड मतलब जो एक टाइम शीट होती है कि वर्कर ने कहाँ कहाँ काम किया, तो कह रहे हैं कि इस टाइम शीट में कुछ टाइम बुक भी नहीं हो पाया था क्योंकि कोई जॉब ही नहीं थी, कुछ काम ही नहीं था। अब ये क्या हो गया, अब नॉर्मल आइडल टाइम, वर्कर खाली बैठा है बिकॉज उसके पास एक्चुअली कोई काम नहीं है करने को। दिस इज अब नॉर्मल आइडल टाइम जी, ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये अब नॉर्मल आइडल टाइम का हिंट मिल गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये वेजेस कहाँ कहाँ कितनी कितनी जाएंगी। इसके लिए पहले आपको इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कैलकुलेट करना है। जी मेरे पास क्वेश्चन ही एक वीक का है, ड्यूरिंग दिस वीक जानी है, तो इस एक हफ्ते में इफेक्टिव लेबर आवर्स कितने हैं प्लीज कैलकुलेट। हाँ जी कुछ आवाज आ रही थी यहाँ से। 44 बिल्कुल ठीक है जी, 44 बिल्कुल ठीक है। कैसे 44 देखते हैं। इफेक्टिव लेबर आवर्स फॉर द वीक, इफेक्टिव लेबर आवर्स फॉर द वीक। हाँ जी देखिए, एक दिन में हाउ मेनी आवर्स, 8 आवर्स। और एक दिन में, हाँ इंटू 6 भी कर लो या ऐसे कर लो, एक दिन में 30 मिनट्स और 10 मिनट्स का नॉर्मल आइडल टाइम है। कन्वर्टेड इनटू आवर्स मतलब डिवाइडेड बाय 60 करना होगा। दिस इज पर डे इफेक्टिव लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 days इन द वीक। अदरवाइज आप जो बता रहे थे वो भी ठीक ही था, जो भी तरीका आपको समझ में आता है। तो ये आपने मुझे बताया 44 आवर्स। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। हाँ जी क्या क्या कॉस्ट टू कंपनी पड़ रहा है देखिएगा। एक तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 100 पर डे है, तो इंटू 6 days करोगे, ये आ गया आपके पास 600। along with that DA which is 120% of basic salary, तो आ गया 720। दैट्स इट, कोई और खर्चा है ही नहीं। दिस इज योर ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस जी। दिस इज योर ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, कितना आ गया 1320 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स करो। 44 बेटा जी, 44 है इफेक्टिव लेबर आवर्स, जो एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स होते हैं आपके। ये आपके पास आ रहा है वेज रेट पर आवर। हाँ जी कितना आ रही है 30। बच्चा मुझे एक ना बीच में आवाज आई थी इफेक्टिव लेबर आवर्स को लेकर 40, वो 40 नहीं है, 40 इज द सम ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन 3 जॉब्स, वो एक्चुअल आवर्स है। मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड के हिसाब से, क्योंकि हम जो ये रेट निकालते हैं एडवांस में निकालते हैं, राइट, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स ही होंगे। वो एक्चुअल लेबर आवर्स देखने पर पता चल रहा है यस देयर वाज सम अबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेड ही आएगा व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग वेज रेट पर आवर। हाँ जी वेज रेट पर आवर तक सभी लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद हमको स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है विच इज द मेन रिक्वायरमेंट, एलोकेशन ऑफ वेजेस। आपने वेजेस की कॉस्ट तो इनकर की है 1320, ये 1320 जाएगा कहाँ कहाँ, एलोकेशन ऑफ वेजेस, पर्टिकुलर्स, आवर्स और रुपी वाली। हाँ जी, जॉब एक्स कितने आवर्स थे 15, तो जॉब एक्स की कॉस्ट शीट में 15 इंटू 30 रुपीज 450 की डायरेक्ट वेजेस विल बी चार्ज्ड। जॉब वाई, जॉब वाई 12, 12 इंटू 30 360। जॉब जेड 13, 13 इंटू 30 390। हाँ जी, अब हमें पता चल रहा है कि देखो, अगर आप यहां पर टोटल लगाए, भी टोटल लिखना नहीं है बट ये रुपी वैल्यू का टोटल कितना है बता सकते हैं।
वन 1200, 1200, 1200। हमें पता चल रहा है कि वेजेस इनकर्ड कितनी है, 1320, फिलहाल एलोकेटेड कितनी है, 1200। तो हिंट मिल रहा है अभी हमने अपनी तरफ से पूरा काम नहीं किया। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये तीनों आवर्स मिलाकर 40 हैं, जबकि एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स तो 44 थे। तो अल्टीमेटली 4 आवर्स वर लॉस्ट। इवन अगर वो क्वेश्चन एक लाइन ना भी बोलता ना, टाइम वेस्टेड वाज, क्या था रीजन उसका, वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब। तो अगर ये पूरी लाइन भी ना होती तब भी हमें आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था, ये 4 आवर्स का अब नॉर्मल आइडल टाइम है। अब नॉर्मल आइडल टाइम। तो बेटा अब नॉर्मल आइडल टाइम की वैल्यूएशन भी उसी रेट पर होगी जिस पर आप बाकी जॉब के आवर्स भी वैल्यू कर रहे हो। 4 into 30 वैल्यू कितनी आ रही है, 120। एंड इस वैल्यू के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि इट विल गो टू कॉस्टिंग P&L। एंड हेंस अब आपके पास टोटल कॉस्ट बट गई है 1320, टोटल आवर्स 44 के लिए। हाँ जी, रेट में से डिफरेंस मतलब, जैसे अगर मैं अब एक्चुअल आवर्स लेता तो मेरा 30 या 33 आ जाती। ठीक है, पी इंटू मेरा कितना, मेरा 40 ठीक है, मैं आपके पॉइंट पर अभी आती हूँ। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर 40 ले लो, ठीक है, 44 मतलब एक्चुअल वर्किंग आवर्स के बेसिस पर ले लो, और आपका एक रेट कितना आ रहा है, 33 एग्जैक्ट आ रहा है। अगर आपने ये काम कर लिया और 33 के हिसाब से जॉब्स में बांट दिया, तो पूरा 1320 जॉब्स को बट जाएगा। बट एक तरीके से कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाएगा कि कुछ अब नॉर्मल आइडल टाइम भी तो। और हमेशा होता है कि अब नॉर्मल आइडल टाइम है तो वो नुकसान तो हमने मानना ही मानना होता है। एक तरीके से आप ट्रीटमेंट दे रहे हो अब नॉर्मल आइडल टाइम की, जैसे आप नॉर्मल आइडल टाइम को दे रहे हो। नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या होती है कि इफेक्टिव लेबर आवर्स में से डिनोमिनेटर में से माइनस करा देते हो, आपने भी तो यहाँ पर माइनस ही करवा दिया। तो कभी डिफरेंस अराइज होगा नहीं। ऐसे में कंपनी जो लॉसेस इनकर कर रही है वो लॉसेस कभी हाईलाइट नहीं हो पाए। ठीक है जी, ओके, ओके। अब यहाँ पर ये लॉस हाईलाइट इसलिए हो गया बिकॉज कंपनी न्यू की जॉब नहीं थी, आगे से इस चीज को लेकर एक वो करेक्टिव एक्शन ले पाई। क्योंकि एबनॉर्मल आइडल टाइम, मैं ये नहीं कहूंगी इन एवरी केस बट इन मेनी केसेस इट इज अवॉइडेबल ऑल्सो। कई बार ये अबनॉर्मल आइडल टाइम हो जाता है बिकॉज पीछे से रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं आ रही थी, वो भी एक रीजन हो जाता है जी। तो आगे से हमें पता होगा कि हमने सप्लायर के साथ भी ऐसी कुछ नेगोशिएशन रखनी है कि कभी ये दिक्कत ना आए। ठीक है जी, तो इट इज वेरी एसेंशियल टू आइडेंटिफाई abnormal idle time and value it and transfer such abnormal loss to costing period। ठीक हो गया जी, चलो। अब आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। इट इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, पढ़ते हैं। Following data have been extracted from the books of Messrs ABC Private Limited। सैलरी ईच एम्प्लॉय पर मंथ की दे दी, बोनस दे दिया 25% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई एक्सेट्रा इज 15% ऑफ सैलरी, टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज दे दिया, टोटल लीव परमिटेड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नॉर्मल आइडल टाइम, अब नॉर्मल आइडल टाइम ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई एंड वर्किंग डेज पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पहला एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब कंपनी को कॉस्ट क्या पड़ रही है पर एम्प्लॉय फॉर द होल ईयर। सेकंड में एम्प्लॉय कॉस्ट पर आर, मतलब जो ये एनुअल कॉस्ट आ रही है, नॉर्मल टाइम वेजेस ही आ रही है इस क्वेश्चन में, अभी ओवर टाइम नहीं है, तो इसको डिवाइड करेंगे इफेक्टिव लेबर आर से तो अराइव एट एम्प्लॉय कॉस्ट पर आर। एंड देन कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम पर एम्प्लॉय। मैं चाहती हूँ आप लोग इसको अपनी तरफ से एक जेन्युइन ट्राई दीजिए, गलती करना अलाउड है बट पहला ट्राई आपकी तरफ से ही होगा। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज।
बच्चे, अ वेरी गुड पॉइंट रेज्ड। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, उसने दोनों अजम्पशन के हिसाब से काम किया है। उन्होंने एक अजम्पशन में ये अज्यूम कर लिया कि ये इसमें इंक्लूडेड है 30 डेज, और एक अजम्पशन कहती है कि नहीं, वर्किंग डेज आर एक्सक्लूडिंग लीव। यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर अजम्पशन। मैं दोनों आंसर डिस्कस करवा, ठीक है। बट अगर आप मुझसे मेरी इंक्लिनेशन पूछेंगे, आई वुड से मेरी इंक्लिनेशन ये कहेगी कि 310 में ये 30 डेज इंक्लूडेड रहेंगे। बिकॉज वर्किंग डेज क्या होता है कि एक जो कंपनी है उसने अपना कैलेंडर इशू किया हुआ है कि कंपनी विल बी ऑपरेशनल फॉर 310 डेज। उसमें से कोई कोई एम्प्लॉय है किसी 30 डेज पर लेगा, कोई एम्प्लॉय किसी 30 डेज पर लेगा। तो कंपनी वर्क ऑपरेशनल कितने दिन के लिए है? 310 डेज के लिए। मैं उस हिसाब से चल रही हूँ। तो 30 विल बी इंक्लूडेड इन दिस, बट आप अपनी दूसरी assumption के हिसाब से चल सकते हो। जिसके पास भी फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर तैयार है वो लोग बताएंगे। 507780। Anyone with a different answer from this 507780, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जिनकी हो गई है बट आंसर अलग आ रहा है। हाँ जी, इफ एनीवन इज रेडी विद देयर आंसर फॉर सेकंड रिक्वायरमेंट। 210.7। 210.7। अगर हम लीव्स को 310 डेज में इंक्लूडेड मान रहे हैं, अगर हम एक्सक्लूडेड मान रहे हैं, कोई बच्चा आपने दोनों के हिसाब से आंसर निकाल दो। क्यों? सेवा करने का मन कर रहा है? पेपर में बेटा कोई सेवा नहीं करनी, पेपर में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। एक सेकेंड, 210.7 इज द आंसर व्हेन लीव्स आर नॉट इंक्लूडेड ना। जो एक आंसर 234 आ रहा है, इसमें 310 माइनस किया है। अच्छा, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, इफ 30 डेज आर इंक्लूडेड इन 310, तब आंसर इज 234। एंड देन कॉस्ट ऑफ abnormal idle time 1053.5 approximately। करेक्ट आंसर्स आर देयर ऑन द स्क्रीन, बट मैं प्रॉपर स्टेप वाइज सोल्यूशन भी आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। सेकेंड और थर्ड रिक्वायरमेंट के दो ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं, दोनों के आंसर्स आपके सामने हैं।
हाँ जी, करवाइए इसको स्टार्ट। चलो, फॉर पर्पस ऑफ आंसरिंग फर्स्ट, माना कि हमने उसे क्या चीज? ये 13 कैसे मान ली कि वो आप मत मानो, अब मत मानो, तब भी वो भी पॉसिबल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से लैंग्वेज क्लियर नहीं है। बट मैं अगर मान के चलूं, लेट अस से, आप ऐसे समझ लो, हमारे क्लासरूम का एग्जांपल दो। मैंने इतना बोला, हमारी क्लासरूम एक्टिव है फॉर 300 डेज इन द ईयर, हमारा इंस्टीट्यूट चलता है 300 डेज इन द ईयर, या मान लीजिए आपके लिए जो बैचेस हैं वो 300 दिन का बैच है। अब इसमें से आपको छुट्टी अलाउड है 30 दिन की, कि आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो, क्लासेस बैकअप से पूरी कर लेना, वटेवर। अब किसी के 30 दिन, आपके 30 दिन अलग होंगे, इनके 30 दिन अलग होंगे, किसी और के भी 30 दिन अलग होंगे, तो मैं बोलूंगी इन 300 में से 30 दिन की लीव परमिटेड है, राइट। अब बेसिकली इसलिए मैं बोल रही हूँ वर्किंग डेज पर एनम, मतलब फॉर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर फैक्ट्री इज बीइंग ऑपरेशनल। अब वो एक एम्प्लॉय को पकड़कर भी आप बोल सकते हो कि देखो भाई, एक एम्प्लॉय ने अगर छुट्टी लेनी है 30 दिन, तो उस एम्प्लॉय के वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे, उस 30 दिन को हटाकर 310। ये हुई वन अजम्पशन, जिसको मैं इतना प्रेफर नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक एम्प्लॉय के वर्किंग डेज है, मेरा ये मानना है ये फैक्ट्री के वर्किंग डेज। तो फैक्ट्री के वर्किंग डेज है 310, इसमें से अब एम्प्लॉय कभी भी 30 दिन, कोई एम्प्लॉय कभी छुट्टी लेगा, कोई कभी भी छुट्टी लेगा, तो ऐसा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक एम्प्लॉय के एक्चुअल वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे, 280। दैट इज वन अजम्पशन। बट दूसरी अजम्पशन भी चल सकती है, आईसीआई हैज एक्सेप्टेड दैट अजम्पशन आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, मैंने आपके साथ इस चैप्टर के सजेस्टेड आंसर शेयर किए हुए हैं, एग्जाम क्वेश्चंस ये शेयर किए हुए हैं ना, तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं, आप वहां पर देख सकते हैं, दोनों अजम्पशंस हैव बीन अलाउड। ठीक है जी। चलो, अब मैं दोनों assumption से आपको काम करवा दूंगी, बट हैविंग सेड दैट, तब भी फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो एटलीस्ट सेम रहेगी ना बेटा जी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय। इसमें अब क्या आएगा, देखो सैलरी आपको दे दी, ईच एम्प्लॉय की दे दी, बट पर मंथ दे दी, फिर बोनस इसका 25% यानी कि 90,000, फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू पीएफ वगैरह 15% ऑफ 3,60,000, कितना हो गया, 54,000। और टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटी, बच्चा ये पर एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, आपको इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय से। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 175, तो ये पर एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई 3780। इसके बियॉन्ड मुझे कोई और कॉस्ट नहीं दिखाई दे रही, सो दिस इज एनुअल कॉस्ट फॉर ईच एम्प्लॉय विच इज 507780। ये सभी के पास आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट के लिए, फर्स्ट आई नीड टू नो इफेक्टिव लेबर आवर्स जी। अच्छा, पहली अजम्पशन के हिसाब से देखिए, इन्होंने बोला वर्किंग डेज हैं आपके पास 310, मान के चलते हैं इसमें लीव इंक्लूडेड है। एंड बाय द वे, व्हाट इज लीव, विच काइंड ऑफ आइडल टाइम इट इज, नॉर्मल आइडल टाइम है। लीव परमिटेड है, परमिटेड है मतलब एनीथिंग विच इज परमिटेड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, तो वो नॉर्मली है। नॉर्मल आइडल टाइम हमें पता है कि हम एलिमिनेट करवाते हैं। सो दिस इज एक्चुअल वर्किंग डेज, कितने हो गए, 280। इसको मल्टीप्लाई करो आवर्स पर डे के, कितना है, 8। तो ये आपके पास एक कुछ वर्किंग आवर्स आ रहे हैं, कितने आ गए, 2, अरे 2 4, अलग अलग आंसर बेटा, 2240 माइनस इसमें से एक और तरीके का नॉर्मल आइडल टाइम है विच इज 70 आवर्स। अब बताओ इफेक्टिव लेबर आवर्स कितने हो गए, 2170। ये इफेक्टिव लेबर आवर्स है, इसके हिसाब से हमारे पास एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर 507780 डिवाइडेड बाय 2170 करके ये आंसर आ रहा है 234। मैं यहीं पर ही आपको दूसरी assumption भी डिस्कस करवा देती हूँ विच इज वैलिड जी। उसमें यह बोला गया कि वर्किंग डेज 310 में ऑलरेडी 30 दिन का लीव वाला टाइम एक्सक्लूडेड है। तो हमें अब क्या करना है, वर्किंग डेज लिए 310, सीधा इनको आवर्स पर डे से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया हमारे पास 2480,
इसमें से नॉर्मल आइडल टाइम 70, तो ये बताना कितना आ रहा है 2410। अब आप बोलोगे 507780 डिवाइडेड बाई 2410, ये आपके पास आ रहा है 210.7। दिस आंसर इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। देख लीजिए जिसका जो भी आंसर है, ठीक है, दोनों चलेंगे। अब इसके हिसाब से अब तीसरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। हाँ जी, तीसरी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम पर एम्प्लॉय। हाँ जी, एक एम्प्लॉय का अब नॉर्मल आइडल टाइम कितना पूरे साल में 50 आवर्स। तो इधर आप क्या करोगे 234 इंटू 50 और इधर 210.7 इंटू 50। ये आंसर आ रहा है 11700 और ये आंसर आ रहा है 10535 अप्रोक्सीमेटली। देख लीजिए, हमने बोला जो भी इफेक्टिव वेज रेट पर आ रहा था उसी के हिसाब से एक अब नॉर्मल आइडल आर की वैल्यूएशन भी हो जाती है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज पूछूं कि कॉस्ट शीट, अलग अलग जॉब की अलग अलग कॉस्ट शीट बनती है, सभी कॉस्ट शीट मिलाकर क्या लेबर कॉस्ट कॉस्ट शीट में गई होगी इन बोथ दी ऑल्टरनेटिव्स। कॉस्ट शीट में लेबर कॉस्ट कितनी चार्ज की होगी? यस, ठीक बता रहे हो, कितना आ रहा है वो आंसर? अगर मैं पहली असम्पशन में पूछूं, पहली, हाँ जी देखिएगा, इसको आंसर करने के दो तरीके हैं। वन विल बी कि वैसे आपके पास वेजेस पेड कितना है 507780, इसमें से 11700 तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, जो अमाउंट बचेगी चली जाएगी कॉस्ट शीट में। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आपके पास इधर इफेक्टिव लेबर आवर्स कितने हैं 2170, ठीक है, ये है एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स। अब इसमें से अब नॉर्मल आइडल टाइम हो गया 50 आवर्स का, तो आपके पास एक्चुअल जो वर्किंग आवर्स है, बेसिकली एक्चुअल वर्किंग आवर्स, अब नॉर्मल हटाकर वो कितने बच गए 2120। इस 2120 को मल्टीप्लाई कर दो 234 जो कि हमारा एक वेज रेट आया हुआ है, तब भी यही वैल्यू आती है जो ये आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। और दूसरी जगह वही 507780 में से माइनस करवा दोगे 10535, या आप ये बोलोगे कि 2410 में से अब नॉर्मल आइडल आवर्स हटा दो तो बाकी तो जॉब पे किया गया काम है और उसको हम वैल्यू कर रहे हैं 210.7 के हिसाब से, तब भी सेम वैल्यू आती है। वट एवर योर आंसर इज, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर दी वेजेस एलोकेटेड टू डिफरेंट जॉब्स, तो हम बोलेंगे सम ऑफ दैट वैल्यू विल बी दिस, ठीक है जी, ओके। चलो, अब हम बढ़ते हैं ओवर टाइम टॉपिक की तरफ। ओवर टाइम जी, ओवर टाइम। हाँ जी, डन हो गया। चलो, हटा सकते हैं ना स्क्रीन। बुक में पेज नंबर आपको दिख मिलेगा, पेज नंबर 3.3 प्लीज, पेज नंबर 3.3। हाँ जी, बच्चे ऐसा है कि वैसे तो ओवर टाइम को लेकर अलग अलग लॉज अलग अलग बात कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है दैट इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, दे आर एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा पेमेंट, और वो एक्स्ट्रा पेमेंट नॉर्मल पेमेंट का डबल होती है। सो देर इज वन थिंग कॉल्ड ओवर टाइम रेट। फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस मैं डबल नहीं लेकर चल रही हूँ, मैं 1.5 टाइम्स लेकर चल रही हूँ। कहने का मतलब अ नॉर्मल पेमेंट रेट टू अ वर्कर फॉर पर आवर इज लेटर से ₹100। अगर वर्कर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम करता है उसको 1 घंटे का दिया जाएगा 100 रुपया, बट उसका ओवर टाइम रेट विल बी 1.5 टाइम ऑफ दिस। ओवर टाइम अगर वो बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करता है तो तब उसको 1 घंटे का 100 नहीं 150 दिया जाएगा, ठीक है जी। बच्चा, इस ओवर टाइम रेट को लेकर हम दो बाइफरकेशंस करते हैं। एक हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट है और एक हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट है। एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ पर नाम दिया जाता है ओवर टाइम प्रीमियम। जहां पर भी वर्ड प्रीमियम आता है मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है।
ये बोला जाता है कि देखो जी 100 तो देना ही देना था, ड्यू टू दैट ओवर टाइम एक्स्ट्रा कितना दिया गया, 50। तो मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि ओवर टाइम के ये 150 रुपए को कैसे ट्रीट करेंगे, मुद्दा यहाँ पर ये है कि देखो 100 ने तो नॉर्मल कॉस्ट शीट में जहां जाना है जाता ही, मुद्दा यह है कि 50 को कैसे ट्रीट करना है। आप जरा बात को समझना, मान लीजिए अ जॉब नीड्स 12 आवर्स टू बी कंप्लीटेड, 12 आवर्स, बट एक दिन के नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं 8, ठीक है। तो वर्कर के पास अगर उसके पास ओवर टाइम करने की कंपल्शन नहीं है तो वो कैसे काम करेगा, डे 1 पर आएगा, 8 घंटे इसी जॉब में लगाएगा और उसको नॉर्मल पेमेंट कितनी मिलेगी, 100 रुपए के हिसाब से। वो पहले दिन का कितना ले गया, 800। अच्छा, वो डे 2 पर आएगा, बाकी के 4 घंटे लेगा, तो इस जॉब के लिए वो कितना लेगा, 100 पर आवर के हिसाब से 400। तो इस जॉब की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1200। बट अगर वर्कर को ये बोला जा रहा है कि तुमने डे 1 में ही खत्म करना है सारा काम, तो डे 1 में 8 घंटों का तो नॉर्मल टाइम है, 8 घंटों के हिसाब से हम इसे 800 देंगे, और जो ये ओवर टाइम करेगा 4 घंटों का उसके हिसाब से हम उसे 150 पर आर देंगे, कितना देंगे, 600। टोटल पेमेंट कितनी जा रही है, 1400। अब बात को समझना, ये चीज है कि अगर वर्कर ओवर टाइम ना करे तो अगले दिन आकर भी तो काम करेगा, और अगले दिन आकर भी 150 नहीं सही 100 तो चार्ज वो तब भी करता ही ना करता। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ओवर टाइम के बारे में सोचना है तो आप 150 पर आवर के बारे में मत सोचो, आप 50 पर आवर के बारे में सोचो कि वो एक्स्ट्रा कहाँ उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है। अब एनीवे उसको इस 600 में से 400 तो वैसे भी देना ही था अगर अगले दिन काम करता वो, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं वी नीड टू थिंक अबाउट दैट प्रीमियम पोर्शन। बात समझ में आई है जी। तो इस चीज को आपके पास जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर लिखेंगे, जरा लिखेगा, एक होता है ओवर टाइम रेट, इसकी दो बाइफरकेशंस हैं। ओवर टाइम रेट में एक कंपोनेंट रहेगा नॉर्मल वेज रेट का और दूसरा कंपोनेंट रहेगा ओवर टाइम प्रीमियम का, ओवर टाइम प्रीमियम। चलो अब ओवर टाइम प्रीमियम की बात करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए बोला जाता है, पहले देखो ओवर टाइम प्रीमियम का केस कौन सा है, आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं। पहले 2 केसेस की रीडिंग लेते हैं। If overtime is resorted to the desire of the customer, then overtime premium is charged to the job as direct labor cost. ये charge to the job 2 बार वर्ड क्यों आ गया? It is charged to the job as direct labor cost of that job. And if overtime is required to cope up with general production programs or for meeting urgent orders, overtime premium should be treated as overhead cost of the particular cost department which works overtime. बेसिकली इन 2 पॉइंट्स का क्रक्स क्या है कि अगर तो कस्टमर ने बोला है ओवरटाइम करने को तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगेगा, बट अगर इन जनरल डेडलाइंस को मीट करना है, किसी कस्टमर ने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं डाली, इन जनरल डेडलाइंस को मीट करने के लिए अगर ओवरटाइम करना पड़ गया तो ओवरहेड्स में चला जाएगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, जरा बात को समझेंगे। आप कोई भी काम का एग्जांपल ले लो जिसमें आप किसी की सर्विस अवेल करते हो, मे बी अ बुटीक या इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं। जी इलेक्ट्रिशियन है, आपने उनको अपने घर पर बुलाया है और लेटर से उनका एक काइंड ऑफ ऑफ सीजन चल रहा है, ठीक है। बट आपका काम ही इतना अर्जेंट था कि कहीं ना कहीं उनको शाम को 7-8 बजे के बियॉन्ड वो काम करने के लिए रुकना पड़े, तो उनकी भी ये कंडीशन है। और वो आपको जो चार्ज कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बोलते हैं अपने लेबर हम चार्ज कर रहे हैं पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जितना तो हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स, लेट अस से देयर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर एप्लीकेबल फॉर 8 PM इन द इवनिंग। तो कहते हैं अगर आपका काम 8 बजे तक हो जाता है तो हम आपसे पर आवर के हिसाब से चार्ज करेंगे 100। बट अगर आपका काम ऐसा है कि जो बियॉन्ड 8 बजे जा रहा है तो अल्टीमेटली उसका बियॉन्ड 8 बजे एक तरीके से जो लेबर चार्ज लगनी शुरू होगी वो कितनी हो जाएगी, 150 पर आवर, ठीक है जी। ना इमेजिन करो कि वैसे उसको कोई जल्दी नहीं थी, वो चाहे तो बाकी का काम 8 बजे एक तरीके से वो अपनी छुट्टी मान लेता है,
वो चाहे तो आपका बाकी का काम अगले दिन आके कंप्लीट करे, उसने तो अपनी तरफ से ऑफर दे दिया कि मैं बाकी का काम कल सुबह आके कर देता हूँ, बट आपने ही बोल दिया नहीं नहीं मुझे आज जल्दी है, मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती, ठीक है, तो एक तरीके से वो बोलेगा नहीं नहीं लगेंगे तो 150 पर आवर लगेगा। तो सोचो एक बारी, ये जो उसने चार्ज किया आपको 150 पर आवर, क्या वो 150 पर आवर उस दिन के सभी कस्टमर से चार्ज करेगा या आपसे चार्ज करेगा इन जनरल? वो कॉस्ट फैलाएगा कि ये स्पेशली आपके लिए ओवर टाइम हुआ है, स्पेशली आपके लिए ओवर टाइम हुआ है, राइट? अच्छा, हमने ना लास्ट ही क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पढ़ा था बेटा। स्पेशली डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग क्या हो जाता है? स्पेशल कॉस्ट। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग क्या हो जाता है? जनरल कॉस्ट। तो दिस वाज दिस ओवर टाइम जो उसने आपके लिए किया, वो आपके लिए स्पेशली किया, हेंस दैट प्रीमियम विल बी चार्ज टू यू स्पेशली। मतलब आपकी जब कॉस्ट शीट बनेगी उसमें वो अपने मटेरियल्स वगैरह ऐड करेगा, तो कहीं ना कहीं वो बोलेगा कि डायरेक्ट लेबर आर भी आपका ये 50 पर आवर आपका जो है वो डायरेक्ट लेबर में एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। एक बार कंट्रास्ट में दूसरा केस समझना, जब वही इलेक्ट्रिशियन, उसका एक बिजी सीजन चल रहा है, दैट कुड बी समर सीजन जब सभी को एसी चाहिए होता है, या दिवाली वाला सीजन जब सभी के घर पे लाइटें लगानी होती है, कुछ भी एक इसका बिजी सीजन मान, ठीक है, एक तरीके से उसको अब ओवर टाइम करना है। इन जनरल जो उसको ऑर्डर्स आए हैं वो मीट करने हैं उसको सेम डे पर, ठीक है, उसके लिए उसको अपनी मर्जी से अगर ओवर टाइम किसी के घर करना पड़ गया कर गया, आपने तो नहीं स्पेशली उसको बोला था रुकने को, इट इज जस्ट दैट आपके पास वो शाम को आया ही लेट। अब उस केस में वो एक तरीके से ओवर टाइम किससे चार्ज करेगा? आपसे स्पेशली नहीं चार्ज कर सकता। उसका पूरे दिन, लेटेस्ट से उसके पूरे दिन के नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं 10, वो मॉर्निंग 10 AM काम करना शुरू करते हैं, इवनिंग 8 PM तक वो काम करेगा, उसके नॉर्मल है, और उसके बियॉन्ड 8 PM ऑनवर्ड्स उसका ओवर टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है। बट ये जो ओवर टाइम का बर्डन है, जो ये प्रीमियम का बर्डन है, वो ऐसा तो नहीं है कि जिसकी घंटी उसने शाम को बजाई है उसी को ही वो चार्ज करेगा। एक तरीके से वो ऑल जॉब्स में स्प्रेड ओवर करेगा। इनफैक्ट वो सुबह से ही सोचकर निकलता है कि अब वो दिन में, देखो मान लो वो रात के 12 बजे तक काम करते हैं, तो टोटल दिन में कितने आवर्स काम कर रहा है वो? टोटल दिन में कितने आवर्स काम कर रहा है वो? 10। ये तो उसके नॉर्मल घंटे थे 10, और ये 4। तो बस वो सुबह ये सोच के चलता कि आज मैंने 14 आवर्स काम करना है, एक तरीके से मेरा ओवर टाइम भी लगेगा, बट दैट वो ओवर टाइम का बर्डन ऐसा नहीं है कि जिनके घर ये 4 घंटे काम होगा उन्हीं को ही चार्ज होगा। इन जनरल जिनके घरों में ये 10 घंटों में भी नॉर्मल आवर्स में भी काम हो रहा है, उनको भी थोड़ा सा हम ओवर टाइम का बर्डन डाल देंगे। बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से किसी कस्टमर ने स्पेशली नहीं बोला, उसको ही अपनी डेडलाइंस मीट करनी है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, और किसी एक कस्टमर के लिए स्पेशली नहीं कर रहा, वो जनरल ओवर टाइम कर रहा है। जनरल ओवर टाइम का मतलब एक जनरल कॉस्ट है, एंड सच प्रीमियम विल बी कंसिडर्ड एज ओवरहेड्स। कोई भी जनरल कॉस्ट ओवरहेड्स मानी जाती है। वो एक तरीके से आपको जब कॉस्ट शीट बनाएगा आपके लिए, वो ये बोलेगा देखो इतना तो आपके काम में मटेरियल लग गया, इतनी वैसे मेरी बेसिक लेबर कॉस्ट थी, देखो देखो आजकल मेरे रेट ही महंगे चल रहे हैं क्योंकि मैं ओवर टाइम भी कर ही रहा हूं, तो मैंने वो ओवर टाइम का बर्डन सभी को बांट दिया। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए काइंड ऑफ सिमिलर चीज होती है जब आप लेटर से किसी बुटीक से कपड़े सिलवाते हैं, बुटीक से कपड़े सिलवाते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपको आपके काम के हिसाब से पैसे चार्ज करेगा। इफ दैट वर्क इन्वॉल्व्स थोड़ी सी डिटेलिंग है, हैंडवर्क ज्यादा है, कई बार होता है ना, कुछ कहते हैं ना जरी वाला काम, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बाय द वे, तो जो भी होता है वो कहते हैं ना कि ज्यादा काम लगेगा डिजाइनिंग में, तो आपको ज्यादा कॉस्ट भी लगेगी, ऑब्वियसली मेक सेंस ऑल्सो। बट थिंग इज, अगर आप ऑफ सीजन में गए हो तो ऑफ सीजन में उसने अपने जो टेलर हायर किया हुआ है, वो टेलर के नॉर्मल चार्जेस आपको लगाएगा। बट कट टू पीक सीजन टाइम, शादियों का सीजन चल रहा है जी, तो उसने अपने टेलर को बिना किसी कस्टमर के कहे बिठाना ही बिठाना है लेट, बुटीक ओनर ने अपने टेलर को लेट बिठाना ही बिठाना है। अब भले ही टेलर को वो एक्स्ट्रा पेमेंट देता रहेगा, वो नाइट शिफ्ट अलाउंस देता रहेगा, सब कुछ देता रहेगा, बट क्या टेलर किसी एक क्लाइंट के लिए स्पेशली बैठा है? वो तो इन जनरल सभी के लिए एक्स्ट्रा रेट है। तो सभी को उस टेलर को जाने वाली जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो सभी को स्प्रेड ओवर होने वाली है। जो खर्चा सभी जॉब्स के लिए जनरल कॉस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स बोलेंगे। तो लॉजिक समझ में आ गया पहले दो पॉइंट्स का? व्हेन इट इज डन स्पेशली फॉर अ कस्टमर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, व्हेन इट इज डन जनरली, देन इट इज एन ओवरहेड कॉस्ट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है?
If overtime is worked in a department due to fault of another department, the overtime should be charged to the faulty department. जरा बात को समझेंगे. काफी फैक्ट्रीज में ना प्रोसेसेस के हिसाब से काम होता है. जैसे कि लास्ट क्लास में शिवांश ने बताया था फैक्ट्री के बारे में. कहाँ है शिवांश? हाँ जी, आपने फैक्ट्री के बारे में बताया था कि आपके वो जो बैग्स बनते हैं पहले उनके ऊपर वो प्रिंटिंग होती है. प्रिंटिंग के बाद दैट गो टुवर्ड्स दी कटिंग डिपार्टमेंट बेसिकली, कि बैग्स को उनकी शेप दी जाती है. लेट्स कॉल इट शेपिंग डिपार्टमेंट. ऐसे ही कुछ प्रोसेस था ना शिवांश? ठीक है. मान लीजिए प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से काम करने में देरी कर दी. ठीक है, इन्होंने तो अपने मजे मजे में देरी कर दी, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा. बट फाइनल प्रोडक्ट कहाँ तैयार हो रहा है? शेपिंग डिपार्टमेंट में. अब इनको आया हुआ है पीछे से ऑर्डर. शिवांश ने जाके वर्कर्स को बोल दिया तुम आज ओवर टाइम करोगे. ठीक है, ओवर टाइम करेंगे. एक्स्ट्रा कॉस्ट इसको शिवांश को ही पड़ रही है. वर्कर को तो कुछ नहीं, वो तो ओवर टाइम कर लेगा, बट एक्स्ट्रा कॉस्ट किसको पड़ रही है? शिवांश. अब उन्होंने पे भी कर दिया, बट पॉइंट इज ओवर टाइम किसने किया है? कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर ने किया? शेपिंग के. बट इट विल बी चार्ज्ड टू द प्रिंटिंग डिपार्टमेंट. होता क्या है इन कॉस्ट अकाउंटिंग, हर डिपार्टमेंट के अपने सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं. ओवरऑल तो कंपनी एक ही है, बट कंपनी देखती है अच्छा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की अलग से कॉस्ट कितनी है, शेपिंग डिपार्टमेंट की अलग से कॉस्ट कितनी है. तो अल्टीमेटली लेटर ऑन जो ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर्स ऑफ शेपिंग डिपार्टमेंट है, वो कॉस्ट कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि फॉल्टी डिपार्टमेंट तो ये था. बात समझ में आ रही है जी? ओके. और लास्ट हमारे पास क्या है? इफ overtime is worked on account of abnormal conditions such as flood, earthquake etc. जैसे ही नाम हमने पढ़ा abnormal, उसी टाइम मन में आना चाहिए हेमा माता जी. और ये कह के अल्टीमेटली कहाँ भेजोगे? कॉस्टिंग P&L में. ये तो हमें पता चल गया जी. ठीक है, बताइए ये चारों केसेस सभी को समझ में आ गए? ऑल राइट, लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. In a factory, basic wage rate is 100 per hour and overtime rates are as follows. Before and after normal working hours दिया जाता है 175% of basic wage rate. Basic wage rate कितना है? 100. Before and after वाले working hours में 175. और संडेज एंड हॉलीडेज को अगर वर्कर से काम करवाया जाता है तो उसको पे करेंगे 225. During the previous year, following hours were worked: normal time, overtime before and after working hours, overtime on Sundays and holidays. तो तीनों की bifurcation करके ultimately total working hours were 1,25,000. The following hours have been worked on job Z. अब देखो ये तो थे हमारे पास for all jobs. अब इन जितनी भी जॉब्स थी इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव जॉब है जॉब जेड. जॉब जेड में नॉर्मल वर्किंग आवर्स में कितना टाइम हुआ बिफोर एंड आफ्टर और संडेज एंड हॉलीडेज मिलाकर? जॉब जेड में टोटल काम हुआ 1125 आवर्स के लिए. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस. When overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to labor shortage, where overtime is worked irregularly to meet the requirements of the production, and where overtime is worked at the request of the customer to expedite the job. अच्छा, पहले हम केस सी डिस्कस करेंगे. केस सी क्या है? Where overtime is worked at the request of the customer to expedite the job. Expedite मतलब जल्दी जल्दी काम करने को कह रहे हैं वो, है ना? अब बताओ ये केस सी समझ में आता है? केस सी में ट्रीटमेंट क्या रहेगी प्रीमियम की? It premium will be considered as direct labor cost. चलो पहले हम अपनी वर्किंग्स कंप्लीट करते हैं. क्लियर कट आइडेंटिफाई करें व्हाट इज बेसिक वेज रेट कंपोनेंट, व्हाट इज प्रीमियम कंपोनेंट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. वर्किंग नोट नंबर 1. हाँ जी, पर्टिकुलर्स, पेमेंट रेट. अब इस पेमेंट रेट में हमारे पास नॉर्मल रेट पर आवर और ओवरटाइम प्रीमियम पर आवर. ओवरटाइम प्रीमियम पर आवर. चलिए जी. हाँ जी, अगर तो हम नॉर्मल वर्किंग आवर्स की बात करें
उसमें पे किया जाता है 100 और ये 100 का कंपोनेंट नॉर्मल ही है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स में तो कोई ओवर टाइम प्रीमियम नहीं जाएगा नॉर्मल वर्किंग आवर्स में। फिर बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। हाँ जी, पेमेंट करोगे 175% यानी कि 175 रुपीज, जिसमें से अगेन 100 विल बी अ नॉर्मल कंपोनेंट, प्रीमियम कंपोनेंट कितना हो गया 75, एंड लास्ट में संडेज एंड हॉलीडेज 225%, 100 मल्टीप्लाइड बाय 225%, जिसमें से नॉर्मल इज 100 एंड ओवर टाइम प्रीमियम इज 125 पर आवर। ठीक हो गया। चलो, इसके बाद आपने केस सी की डिस्क्रिप्शन लिखी, वेयर overtime is worked at the request of customer, where overtime is worked at request of customer, साथ के साथ ट्रीटमेंट लिखो, then overtime premium is charged as direct labor cost along with बेसिक वेज रेट। हम ये कह रहे हैं देखो, बेसिक वेजेस वाला कंपोनेंट तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाना ही जाना था, ओवर टाइम प्रीमियम भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज टू द जॉब, देखना जरा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हाँ जी, इस जॉब में, जॉब जेड में हमारे पास टोटल आवर्स कितने लगे हैं बेटा जी? 1125। हम ये बोल रहे हैं ओवर टाइम ना करवाओ, अगले दिन काम करवा लो, तब भी 1125 आवर्स तो लगने ही लगने थे। और उन 1125 आवर्स की पेमेंट एट द रेट 100 पर आवर तो जानी ही जानी थी। तो कुछ और हो ना हो, ये बेसिक वेजेस तो लगनी ही लगनी थी। कितनी होगी? 112500। ये चीज क्लियर हुई? अब जस्ट बिकॉज ओवर टाइम करवाया गया है, तो ओवर टाइम की वजह से एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दिया गया है। लेट्स चार्ज दैट प्रीमियम टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इस केस में। हाँ जी, ओवर टाइम प्रीमियम एक तो इस जॉब में कब हुआ था? बिफोर एंड आफ्टर वाले आवर्स में ना, 100 आवर्स लगे थे, और उन पर प्रीमियम कितना है? 75 पर आवर का। ये कितना हो गया? 7500। और संडेज एंड हॉलीडेज 25 घंटे लगे इस जॉब में, और ये कितना लगा? 125 पर आवर, 3125। हेंस टोटल लेबर कॉस्ट चार्ज हुई जॉब को 123,125। दिस वाज केस सी। एक बार देख लीजिए, किसी को अगर कोई रिपीट एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो बताइए। हाँ जी, डन हो गया। चलो, अब केस बी की बात करते हैं। केस बी, हाँ जी, केस बी का नाम क्या है? When overtime is worked irregularly to meet the requirements of production, पहले ये फ्रेज पूरा एग्जैक्ट लिखो। When overtime is worked irregularly, when overtime is worked irregularly to meet the requirements of production, when overtime is worked irregularly to meet the requirements of production, comma, then basic wages are charged as direct labor cost. Then basic wages are charged as direct labor cost, and
and overtime premium will be considered as overheads. Overtime premium will be considered as factory overheads. Overtime premium will be considered as factory overheads as under. हाँ जी, अब देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जो तो हमारे पास 1125 आवर्स है, इनके ऊपर बेसिक वेज रेट 100 पर आवर, 112500, और ओवरहेड्स क्या माने जाएंगे, ओवरहेड्स में वही 100 इंटू 75 और 25 इंटू 125, टोटल ओवरहेड्स 10625। हाँ जी, डन हो गया रिक्वायरमेंट बी तक। अच्छा बच्चे, रिक्वायरमेंट सी करते वक्त ना कई बार एक डाउट आता है कि मैम हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि देखो 1125 में से 1000 तो हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे और नॉर्मल वर्किंग आवर्स की पेमेंट जाती है 100, तो कितना हो गया ये 1 लाख। फिर कह रहे हैं हमारे पास ना बिफोर एंड आफ्टर वाले वर्किंग आवर्स इस जॉब में लगे हुए हैं 100 और इनकी टोटल पेमेंट जाती है कितनी 175, तो 17500, और हमारे पास बाकी की आवर्स हैं 25 और इनकी टोटल पेमेंट जाती है 225, वट एवर द अमाउंट इज, तब भी टोटल अमाउंट तो मैम 123 125 आ रही है। ऐसे कर सकते थे, बट क्या इस प्रेजेंटेशन में हाईलाइट हो रहा है व्हाट इज बेसिक वेजेस एंड व्हाट इज ओवरटाइम प्रीमियम, हाईलाइट नहीं हो रहा, तो यही हमारे पास एक बेटर प्रेजेंटेशन है, आंसर तो वही आ जाएगा बट आप ये नहीं बता पाओगे कि ये बेसिक वेजेस था और ये प्रीमियम पोर्शन था। ठीक है, एनीवे वो रिक्वायरमेंट सी में ही पॉसिबल था ऐसे करना, रिक्वायरमेंट बी में तो वैसे ही अलग अलग हो रहे हैं। हम बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि इन 100 आवर्स की वैसे टोटल पेमेंट गई होगी 175 पर आवर के हिसाब से, बट 100 वाला कंपोनेंट तो यही कंटेन्ड हो गया ना, जब ये 100 इस 1125 का हिस्सा है तो 100 वाला कंपोनेंट तो यही कंटेन हो गया, हमने सिर्फ एक्स्ट्रा कंपोनेंट ही यहाँ पर लिखा। ठीक हो गया जी, ओके। अब बच्चे जो रिक्वायरमेंट ए है, केस ए, ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, दिस इज नॉट वन ऑफ द केसेस जो कि ट्रीटमेंट में है। ये केस क्या है, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी। ये 3 फ्रेजेस है, रेगुलरली, थ्रू आउट द ईयर एंड एज अ पॉलिसी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। सोचो जो वो बुटीक ओनर है उसने अपने टेलर को पूरा साल ओवर टाइम करवाना है। अब बात वो नहीं रह गई है कि जब ऑफ सीजन था टेलर बैठेगा नॉर्मल आवर्स के लिए और पीक सीजन में ही वो ओवर टाइम करेगा, पूरा साल ओवर टाइम करेगा, और ये पूरा साल वो एज अ पॉलिसी ओवर टाइम करेगा। एज अ पॉलिसी का मतलब अब ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा नॉर्मल उसके वर्किंग आवर्स है मे बी 9 AM to 6 PM ना, उसको बोलेंगे तुम माँ आओगे 9 बजे से पहले, मे बी सुबह 7 बजे, तुम रात के 10 बजे तक काम करोगे, और ये पॉलिसी बन गई। बेटा पॉलिसी का मतलब कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब जितने भी आवर्स हैं ये सारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स बन, कंपनी ने अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स की डेफिनेशन ही एक्सपैंड कर दी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वर्कर को इतना अत्याचार करोगे कि अच्छा हमारी पॉलिसी बन गई है नॉर्मल वर्किंग आवर्स की, अब सभी घंटों पर पेमेंट भी तुम्हें 100 की मिलेगी। नहीं नहीं, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा पेमेंट दोगे, जो तो लॉ कहता है कि 175 225 वेरेवर इट इज एप्लीकेबल, बट उस 175 225 को आप ओवर टाइम नाम नहीं दोगे, क्योंकि आपके लिए फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस वो पेमेंट भी नॉर्मल टाइम पेमेंट ही है। इट इज जस्ट दैट अब नॉर्मल टाइम की डेफिनेशन एक्सपैंड हो गई है, उसमें नॉर्मल टाइम में कुछ आवर्स के लिए पेमेंट जा रही है 100 घंटों की, नॉर्मल टाइम में कुछ आवर्स की पेमेंट जा रही है 175 की, और कुछ आवर्स की जा रही है 225 की, बट सारी है तो नॉर्मल टाइम वेजेस। ये है रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी कहने का मतलब। अब देर इज नो बाइफरकेशन, पहले बाइफरकेशन होती थी, अच्छा ये नॉर्मल टाइम है ये ओवर टाइम है, कह रहे हैं अब कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल और ओवर टाइम की बाइफरकेशन ही खत्म कर दो, जो आवर्स हैं सारे के सारे नॉर्मल। तो ऐसे केस में एक बार सोचो, आपने जब तक ओवर टाइम का टॉपिक नहीं सीखा था आप कैसे अपने नॉर्मल आवर्स को लेकर ट्रीटमेंट कर रहे थे, बाय कैलकुलेटिंग एन इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, तो यहाँ पर वो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कैलकुलेट होगा,
जरा देखना कैसे, पहले तो ना केस का नाम लिखो, पहले केस का नाम लिखो। When overtime is worked regularly as a policy, when overtime is worked regularly throughout the year as a policy, then देखिएगा, the overtime premium paid to workers, then overtime premium paid to workers will be considered as a normal time payment, then overtime premium paid to workers will be considered as normal time payment for costing purposes, for costing purposes, full stop, full stop. Effective wage rate per hour will be calculated as follows. Effective wage rate per hour will be calculated as follows. हाँ जी, एक बारी आप टोटलिटी इंफॉर्मेशन में जाएं, नॉट जस्ट जॉब जेड के ऊपर भी था कि पूरे साल में टोटल हमारे पास कितने आवर्स थे, 1,25,000। इसमें से देखना नॉर्मल टाइम की पेमेंट कितनी जाएगी, मतलब अभी हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, पेमेंट कि 1,00,000 घंटों की पेमेंट जाएगी 100 पर आवर के हिसाब से, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 करोड़। फिर बिफोर एंड आफ्टर आवर्स, ये टोटल में थे हमारे पास 20,000 और इनकी पेमेंट जानी थी 175 के हिसाब से, ये कितना हो गया हमारे पास 35 लाख, 35 लाख से बेटा जी। एंड संडेज एंड हॉलीडेज, 5,000 आवर्स, 5,000 आवर्स और इनकी पेमेंट 225, 11,25,000, ठीक है। दिस इज योर क्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए। अब जो ये पैसा गया नॉर्मल आवर्स के लिए गया, कितना पैसा गया 1,46,25,000। इसको डिवाइड करना इफेक्टिव लेबर आवर्स से। अब इफेक्टिव लेबर आवर्स आप पता है कितने बोलोगे, 1,25,000, 1,25,000। आपके लिए नॉर्मल आवर्स ही वही है जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो आपके लिए वेज रेट पर आवर कितना आ गया, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर 117। फिर आप बोलोगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड इज, जॉब जेड में टोटल आवर्स लगे थे बेटा जी 1,125 आवर्स इंटू 117 करके, एक बार ये वैल्यूएशन 131,625, एक बार ये वर्किंग्स कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने क्या काम किया। वन 131,625। चलिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिएगा, जब तक केसेस बी और सी चल रहे थे तब तक ओवर टाइम करना थोड़ा इरेगुलर था, नॉट एज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी था, ठीक है। तब तक नॉर्मल आवर्स और ओवर टाइम आवर्स में डिस्टिंक्शन भी क्रिएट की जा रही थी। एक तरीके से ऐसे समझो, हमारे पास टोटल नॉर्मल आवर्स कितने थे 1,00,000, और उस 1,00,000 में जॉब जेड के ऊपर आवर्स कितने लगे थे नॉर्मल वाले 1,000। ऑफ कोर्स नॉर्मल आवर्स हर जॉब पे लगते हैं, लेट अस से जॉब जेड के अलावा 3 जॉब्स और थी एबीसी, तो तीनों में ये नॉर्मल आवर्स लगे होंगे, ठीक है। हमारे पास फिर डिस्टिंक्शन क्रिएटेड थी बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, वो हमारे पास टोटल आवर्स कितने थे जी 20,000।
अच्छा, जॉब जेड पर भी बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स में काम हुआ था फॉर हाउ मेनी आवर्स? 100। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये बिफोर एंड आफ्टर आवर्स में तीनों बाकी की जॉब्स पे भी काम हुआ होगा। इट मे बी अ पॉसिबिलिटी जॉब ए पे काम हुआ होगा, जॉब बी और सी पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाइफर्केशन हो रही है कि क्या नॉर्मल आवर्स है और ओवर टाइम आवर्स है। सिमिलरली संडेज एंड हॉलीडेज के टोटल आवर्स कितने हैं आपके पास? 5000। और जॉब जेड पर तो हमें पता है 25 लगे। नाउ देयर में ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि ए पर नहीं लगा, बी और सी पर लग गया। पॉइंट इज कहीं ना कहीं जॉब वाइज भी, टोटालिटी में भी और जॉब वाइज भी ये रिकॉर्ड रखा जाएगा कितने नॉर्मल आवर्स और कितने ओवर टाइम आवर्स, ये बाइफर्केशन रखी जा रही है। बट अगर मैं केस ए की बात कर रही हूँ, केस ए ने फॉर ऑल पर्पसेस मान लिया कि जितने आर्ट्स हैं सारे के सारे नॉर्मल हैं, उन्होंने बाइफर्केशन ही खत्म कर दी। तो उनके लिए तो बस एक ही चीज बच जाती है कि नॉर्मल आर्ट्स हैं जी टोटल कंपनी के पास 1,25,000। इसमें से जॉब जेड ले गई 1125। ऑफ कोर्स जॉब ए बी सी में भी कुछ ना कुछ तो नॉर्मल आर्ट्स तो हर जगह लगते ही लगते हैं ना, तो बट जाएंगे आर्ट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाइफर्केशन ही हमने खत्म कर दी है। तो हमारे लिए अब जो वेजेस है वो नॉर्मल टाइम वेजेस हैं। अलग से अब प्रीमियम को हमको बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रीमियम कहाँ पे कितना लग रहा है। नो, प्रीमियम विल बी बिल्ट इन इनटू द कॉस्ट रेट, जो कि आपने 117 पर आवर का भी कैलकुलेट किया है, उसके अंदर अब प्रीमियम इंक्लूडेड है। एक तरीके से सभी जॉब्स को वो चार्ज हो जाए। ऐसा आप ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रिशियन है, अब वो बाइफर्केशन लास्ट लेटर से वो लास्ट ईयर ऐसे कर रहा था कि कब उसका ऑफ सीजन है कब पीक सीजन है। ऑफ सीजन में वो अपना कॉस्टिंग रेट कम मानता था और पीक सीजन में थोड़ा सा ज्यादा मानता था। अब एक तरीके से आप ऐसे मान लो कि ऑल थ्रू आउट द ईयर उसने अपना एक कॉस्टिंग रेट बढ़ा दिया है, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर ओवर टाइम कर रहे हैं। तो एक तरीके से लिए जब थ्रू आउट द ईयर ओवर टाइम कर रहा है, तो वो अब ये नहीं बोलेगा कि अब इस साल में बाइफर्केशन करूंगा कि मेरे 8 बजे तक नॉर्मल आवर्स, उसके बियॉन्ड ओवर टाइम आवर्स नहीं जी। मेरे लिए अब ओवर टाइम भी नॉर्मल बन गया है। तो हर एक को वो चार्ज होगा, पहले से ही बिल्ट इन करके चलेगा। जब भी वो आपको एक काम के लिए प्राइस कोट करेगा, पहले से ही वो बिल्ट इन करके चलेगा कि मेरी पर आवर कॉस्टिंग ये है। ठीक है जी। तो बेसिकली केस बी और केस सी, चाहे वो केसेस अलग अलग थे, एक में था कस्टमर ने बोला ओवर टाइम करने को, एक में वो खुद से ओवर टाइम कर रहे थे कभी कभार। द वर्ड देयर वाज इरेगुलरली, इरेगुलरली मतलब कभी कभार। तो जब कभी कभार भी ओवर टाइम किया जा रहा था, तब भी इट मेक सेंस कि आप बाइफर्केशन कर लो, ये नॉर्मल आवर्स है और ये ओवर टाइम है। बट जहां पे ऑल द टाइम ही ओवर टाइम नहीं हो रहा है, तो अब एक तरीके से वो नॉर्मल सी आ जाती है ना। सोचो बेटा, मैं अभी के लिए आपको कभी बोल रही हूँ कि वैसे हफ्ते में आपके नॉर्मल टाइमिंग है कितने बजे? आप सुबह 9 बजे आते हो और दोपहर को कितने बजे फ्री हो जाते हो? 2 बजे। ठीक है, अच्छा, किसी किसी दिन मैंने आपको बिठा लिया लेटर से 3 बजे तक, वो किसी किसी दिन वाली बात ही हो जाएगी ना। तो उस दिन आप स्पेशली बोलोगे आज हम 1 घंटा एक्स्ट्रा टॉर्चर हुए थे, सोचोगे ना। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच ये हो जाएगा, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने इधर बैठना ही बैठना। तो लास्ट के महीने में आप घर से ही निकलोगे, ये मान के चलते हुए आप ये नहीं बोलोगे आज एक्स्ट्रा टॉर्चर है, अरे ये तो इसकी तो आदत हो गई है। मान के चलोगे ना, तो वो आपके लिए नॉर्मल क्लासेस के आवर्स हो जाएंगे 9 AM to 4। बात समझ में आ रही है जी? वहां पे भी यही चीज है। कभी कभार जब होती है वो बाइफर्केशन अलग हो जाती है, बट जो चीज रेगुलरली होने लग गई तो कहीं ना कहीं हम उसको नॉर्मल एलिमेंट ही मानना शुरू कर दें। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, चलो। अब हमारे पास इस टॉपिक में जो बचा है उसके लिए मुझे पहले आपको सिखाना होगा हाउ टू कैलकुलेट कैश पेड टू द वर्कर्स। दिस टॉपिक विल बी फाउंड ऑन फर्स्ट पेज। पहले तो फर्स्ट पेज, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश पेबल टू वर्कर्स। हाँ जी बच्चे, इसे वर्कर की नेट अर्निंग्स भी बोला जाता है। इन जनरल कभी भी कोई कोई भी एम्प्लॉय है, वो ये बोलता है मेरे बैंक अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होती है वही मेरी कमाई है। जबकि देखा जाए जो उसके नाम का टीडीएस कटा या उसी के लिए जो कंट्रीब्यूशन गई है पीएफ में, वो उसको अभी एटलीस्ट इंस्टेंटली अपनी कमाई तो वो नहीं मानता है। ठीक है जी, इसलिए हम बोलते हैं वैसे तो कैश पेबल टू वर्कर, वर्कर इसे अपनी अर्निंग मान लेता है। नाउ हाउ टू वी कैलकुलेट कैश पेबल टू वर्कर्स? एक बारी पहले स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं, बाद में खैर एग्जांपल से क्लियर हो ही जाएगा। वी हैव पिक्ड ग्रॉस लेबर कॉस्ट। बेटा ग्रॉस लेबर कॉस्ट क्या है? जो पहली स्टेटमेंट में जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो यहाँ पर आ गई।
ग्रॉस लेबर कॉस्ट आ गई। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस ग्रॉस लेबर कॉस्ट में सारी जो खर्चा किया कंपनी ने, ये तो कॉस्ट है, कॉस्ट टू कंपनी, क्या ये कॉस्ट टू कंपनी में सारे एलिमेंट है जो एज कैश वर्कर को जा रहे हैं? एक बार सोच के देखो। नो। क्या नॉन कैश आइटम है इधर? तो पहले तो परक्विजिट्स नॉन कैश आइटम बन गई, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करना है पीएफ में, वो वर्कर के हाथ में कैश थोड़ी ना जा रहा है। तो हमने ये दो चीजें तो माइनस करवानी ही करवानी है। मैंने वो दो चीजें हाईलाइट कर ली कि देखिए, एक तो परक्विजिट्स और एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई एक्सेट्रा। अब ये माइनस करवा दिया। लेटर से मेरे पास ग्रॉस लेबर कॉस्ट थी 10 लाख की, 10 लाख में हमारे पास 50,000 के परक्विजिट्स थे और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन थी 2 लाख की, मान लीजिए। अब कितनी अमाउंट मेरे पास बची है? 7,50,000। क्या 7,50,000 वर्कर को पकड़ा देंगे? नो। क्यों नो? बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपनी के लिए कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट बर्डन तो वो वर्कर का खुद का है, बट इट इज जस्ट दैट सरकार ने रूल बनाया हुआ है कि कंपनी ने वर्कर से कलेक्ट करके सरकार को जमा करवाना। जैसे कि टीडीएस, नॉट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है किसका बर्डन? किसका बर्डन है ये? वर्कर का। कंपनी ने तो नहीं पे करना ना वर्कर के बिहाफ पे, कंपनी को तो कॉस्ट नहीं लग रही इसकी, बट इट इज जस्ट दैट इट इज अ रूल दैट व्हाइल रिलीजिंग द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, कंपनी को पहले उसके उसमें से टीडीएस माइनस करवाना पड़ता है, तो टीडीएस माइनस होगा। सिमिलरली एम्प्लॉय की खुद की कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई एक्सेट्रा, देन अगेन ये एम्प्लॉय का कॉस्ट बर्डन है, कंपनी का कॉस्ट बर्डन नहीं है। बट कहीं ना कहीं वही बात है कि उन्हीं से लेके इकट्ठे फंड में जमा होंगी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इकट्ठी कंट्रीब्यूशन जमा होती है, तो ये भी डिडक्ट कर ली जाएगी। सो बात को समझना, ये पहली दो आइटम्स क्यों डिडक्ट हुई थी, माइनस क्यों हुई थी? बिकॉज दीज वर अ पार्ट ऑफ ग्रॉस लेबर कॉस्ट बट नॉट गोइंग एज कैश टू द एम्प्लॉय, इसलिए माइनस हुई थी। ये बाद की दो आइटम्स माइनस हो रही है, इसलिए नहीं माइनस हो रही कि दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, ना जी, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, इट इज जस्ट द कैश मूवमेंट, कैश एडजस्टमेंट है, वर्कर से लेके सरकार को जमा कराना, बस वो वाला एस्पेक्ट है। एंड लास्ट में क्या है, इफ देर इज एनी एडजस्टमेंट टुवर्ड्स एडवांस सैलरी, या वर्कर ने कोई हमसे पहले से कुछ लोन वगैरह लिया हुआ है, उसकी इंस्टॉलमेंट एडजस्ट करनी है, तो सैलरी में से कट कर लेंगे, ये वो चीज। ठीक हो गया जी? नाउ आई वांट यू ऑल टू सॉल्व एन एग्जांपल फॉर मी, बुक में सॉल्व करना है उसे। बेसिक सैलरी है 6 लाख, दिए है 20%, both employer and employee contribute 8% each to EPF, 8% each. Calculate gross labor cost incurred by employer and then net cash payable to employee. चलो जी, आप अपनी तरफ से कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, क्या चीज? कैश। दोनों चीजें बता दो, पहले ग्रॉस लेबर कॉस्ट भी बता दो। बेटा ऐसा है, जल्दी बताने पर चॉकलेट तो मिलती नहीं है, इसलिए पहले लिखने वाला काम कर लो। बी श्योर ऑफ योर कैलकुलेशंस, कहीं ऐसा तो नहीं कैलकुलेटर में करने में गलती हो गई? मतलब आई एम श्योर आपने सही बताया होगा, पर मैं वैसे बोल रही, मैं वैसे बोल रही, मतलब ऐसा नहीं होता कि जिसने सबसे पहले बताया उसको इनाम मिल रहा है। ऑलराइट जी, अगर मैं ग्रॉस लेबर कॉस्ट की बात करूं तो पहले तो आपके पास बेसिक सैलरी है 6 लाख, इसमें डीए जोड़ोगे 20% यानी कि 1,20,000, तो ये आपके पास आ गया 7,20,000। अब लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू
पीएफ 8% है किस चीज का? 7,20,000 का। ये कितना आता है? 5,600। अच्छा, तो ये हो गया ग्रॉस लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टोटल ये कितना बन गया? 777,600। ग्रॉस लेबर कॉस्ट में किसी को कोई परेशानी? सभी को क्लियर है। अब कैश पेबल के लिए आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो। आप या तो इंडिविजुअल एलिमेंट वाइज उठा लो कि देखो 6 लाख कैश जाना है, हाँ जाना है। 1,20,000 कैश जाना है, हाँ जाना है। 57,600 कैश जाना है, नहीं जाना। तो फिलहाल के लिए बेसिक हमको क्या आइडेंटिफाई हुआ? 7,20,000। बट क्या 7,20,000 पकड़ा दे? नहीं, क्या करना है? माइनस क्या? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी 57,600 है। तो कितना आंसर आया ये? 6,06,2,400। एक तो ये तरीका हो गया कैश पेबल तक पहुंचने का। या जो हमारी स्टेटमेंट कहती है कि ग्रॉस लेबर कॉस्ट को पिक करो, बिकॉज इट इंक्लूडेड वन नॉन कैश आइटम जो कि वर्कर को कैश नहीं जा रही है। वो क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 57,600 और फिर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 57,600। उस हिसाब से 6,624,000। ठीक हो गया? कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। वेरीफाई योर आंसर्स। ग्रॉस लेबर कॉस्ट इज 777,600 एंड कैश पेबल इज 6,624,000। बच्चे आपने भी मुझे पहले यही बताया था, है ना? पहले बताओ आपने वर्किंग क्या की? आपने यहाँ पर एम्प्लॉयज भी ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक है, डन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल ही करेंगे। एज फार एज आई कैन सी इन दिस टॉपिक आई हैव ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, एक 2 और एक शायद 8। ठीक है, तो ये वाला काम हम कल की क्लास में करते हैं। आज आप एज होमवर्क पता है क्या कर सकते हो? सेवा भाव में क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास जो हमने सबसे पहले किया था लास्ट क्लास में? क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस निकाला था। इसका कैश पेबल निकालना ना होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना कैश वर्कर को जाएगा ये होमवर्क में निकालना। ठीक है, इसमें लेबर कॉस्ट कितनी है ये तो आपने पहले से पता कर लिया था। कैश पेबल निकालना, दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। चलो जी, आज की क्लास इतनी ही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे एक रिक्वेस्ट है, आपने जूम आईडी बड़ी केयरफुली ज्वाइन करनी होती है। द जूम आईडी विच हैज द पासकोड कॉस्ट FM24, वो मेरी जूम आईडी है फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट एज वेल एज FN, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए वो जूम आईडी है। ऑडिट के लिए जो जूम आईडी है उसका पासकोड है 1234567 वो धीरज सर की आईडी है। तो कंफ्यूजन ना रहे, दो जो मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं उनकी आईडी अलग है, ऑडिट के लिए अलग है। केयरफुली ज्वाइन करने आपने, ठीक है? हाँ जी, क्या चीज? मैं आपको बताती हूँ। देखो इन जनरल वैसे हमने बोल दिया कि वर्कर की बेसिक सैलरी है 6 लाख इस एग्जाम्पल में, और डीए है कितना? 1,20,000। ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों कैश जाने चाहिए। बट क्या बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 7,20,000? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है जो पीएफ में ये जो फंड है इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी जाती है और एम्प्लॉय भी जाती है। बट एम्प्लॉय खुद नहीं डालता पीएफ में, वो एक तरीके से एम्प्लॉयर को पकड़ाता है और एम्प्लॉयर अपनी और उसकी इकट्ठी करके डाले। ये फंक्शनिंग है जी। तो ऑब्वियसली कोई स्पेशल कलेक्शन थोड़ी ना उसी की सैलरी रिलीज करते वक्त ये भी एडजस्ट करवा लेंगे। जैसे टीडीएस काट लेते हैं, टीडीएस का भी क्या है तो अल्टीमेटली फर्ज किसका था? इनकम टैक्स किसका बनता है? वो वर्कर का, एम्प्लॉय का, राइट है जी। बट सरकार कहती है सैलरी रिलीज करते वक्त एम्प्लॉय नहीं काट, कंपनी नहीं काटने, वो चीजें। ठीक है, हाँ जी। तो आप जब मैसेज आ जाएगा आज एफएम की क्लास के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद ही एफएम की क्लास स्टार्ट होगी। मे बी इट विल टेक 10 मिनट्स। तो जब मैसेज आएगा तब आप एफएम के लिए ज्वाइन कर लीजिए।